नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंडरिंग मॉन्क एट यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए हम द हिंदू के एडिटोरियल्स का डिस्कशन कर रहे हैं और कोशिश ये रह रही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों या पेपर के हों, तो उनको डिस्कस किया जाए। तो जो एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला जो है डिलिमिटेशन कमीशन और फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ये पहला। और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में है कि किस तरीके से कार्बन एमिशन पर जो है ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके बाद में वुमेंस कोटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वुमेंस रिजर्वेशन बिल अभी पास किया गया है, आपको पता है। और एक तो छोटा सा टॉपिक हम देख लेंगे कि बिहार कास्ट सर्वे से रिलेटेड, हालांकि बिहार में कास्ट सर्वे हुआ हुआ है, लेकिन हम ये देखेंगे यहाँ पर कि कास्ट सर्वे का क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में, रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर साउथ, एक्कोलेट फॉर नॉर्थ। तो आपको पता है कि एक फेडरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक फेडरल डेमोक्रेसी में स्टेट्स होते हैं और इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन साइज होती है वो इनकी पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर को निश्चित करती है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक कंट्री है और ये इस कंट्री का एक पार्लियामेंट है। ठीक है, इस कंट्री के भीतर बहुत सारे स्टेट्स हैं, कुछ बड़े स्टेट्स हैं, कुछ छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, कुछ मीडियम साइज के स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट और ये साइज जियोग्राफी के हिसाब से नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो क्या होता है कि जो स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर कोई स्टेट आने वाले टाइम में अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर ले जाए और अगर कोई एक स्टेट अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज ना करे, उसकी नीतियां अच्छी ना हो और उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाए, तो उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाएगा और इसका घटता जाएगा क्योंकि इसने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें जो ये स्टेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटे हुए हैं, जिसको हम संसदीय क्षेत्र बोलते हैं या विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटे होने के कारण और प्रयास ये किया जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इनमें जो पॉपुलेशन है वो सब में इक्वल हो, क्योंकि हमारे देश का कॉन्सेप्ट क्या है, वन वोट इक्वल टू, मतलब कि वन पर्सन इक्वल टू वन वोट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। इस वजह से जो भी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं अगर उनमें पॉपुलेशन इक्वल होगी तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए क्या होता है, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होती है पॉपुलेशन, लेकिन हाँ लगभग में सेम होती है। अगर किसी में 15 लाख है तो किसी में 14,50,000 है या किसी में 14 लाख है, इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में जनसंख्या होती है। तो अब हम अपने जो है नोट्स पे आ जाते हैं। तो देखिए अभी क्या होता था कि अभी तक क्या है, अभी तक क्या नियम क्या चल रहा है। अभी तक नियम ये चल रहा है कि 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जो कंट्री में पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड कर दी गई कि किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु में मान लीजिए कि 10 लाख पॉपुलेशन थी और उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 8 लाख पॉपुलेशन थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर 10 सीट्स थी, लोकसभा सीट्स थी, तो यहाँ पर 8 लोकसभा सीट्स थी 1 लाख पर अगर हम मान ले तो इस तरीके से यहाँ से 10 विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे सॉरी सेंटर में, और यहाँ से 8 सांसद जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से था, लेकिन ये 1971 की संसद पे था। अब 1971 से अब देखिए इसी में कॉन्सेप्ट होता है डिलिमिटेशन या लिमिटेशन। तो ये एक लिमिट है, लिमिट क्या है, 1971 सेंसस के हिसाब से जनसंख्या को लिमिट कर दिया गया है। अब जब भी अब जब भी हमें सीट्स फिर से रीएलोकेट करनी होंगी तो हमें नए सेंसस की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये जो फ्रीजिंग ऑफ सीट्स है 2026 तक है कि जिस स्टेट के पास जितनी सीट्स हैं वो उतनी ही सीट्स रहेंगी 2026 तक। और इसको जो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2001 में एक्सटेंड किया गया था। कहने का मतलब 90 से जब 1976 में ये डिलिमिटेशन लागू किया गया था उस टाइम पर इसको 25 साल के लिए बढ़ाया गया था और फिर 2001 में इसको पुनः जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस इन द सेंस उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टोरी में क्या डिफरेंस है कि देखिए जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो जो है उसमें यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, यूके, ये सब आते हैं। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1977 से लेके, क्योंकि 1976 में लागू हुआ था, तो 1977 से लेकर के और 2011 तक उनकी पॉपुलेशन में 44% से 48% की ग्रोथ आई, यानी कि 4% के आसपास की ग्रोथ आई। वहीं पर कर्नाटक, जो साउथ के 5 स्टेट्स हैं जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें जो है 24.9% से 21.1% की गिरावट हुई, यानी कि करीब करीब मान के चलिए 4% की गिरावट हुई, 25 यहाँ पर, 21 यहाँ पर। तो अब आप समझिए, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन घट रही है। तो अगर हम करंट सेंसस के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन कमीशन लागू किया जाए तो फिर क्या होगा, जो सदर्न स्टेट्स होंगे उनकी सीट्स घट जाएंगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो कम हो चुकी है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स होंगे उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी। तो यही बताया जा रहा है कि अगर आज की डेट में हम जो है आज की जनसंख्या के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा करें तो सदर्न स्टेट की तो जो है सीट्स कम हो जाएंगी। अब ये देखिए, ये बताया जाता है कि वाई अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि एक पर्सन एक वोट का, ठीक है, और हमारे यहाँ सिस्टम क्या लागू होता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है, यानी कि जो 2026 तक कॉन्स्टिट्यूंसीज की संख्या, सीट्स की संख्या फ्रीज की गई है, वो फ्रीज ही रहने दिया जाए, उसको ना बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे साउथ इंडियन, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर साउथ इंडियन स्टेट का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो टेंशन्स हो जाएंगी। तो वो इस चीज़ को प्रमोट करने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया जो फ्रीज हैं सीट, नंबर ऑफ सीट्स, उनको वैसे ही रहने दो, उनको चेंज मत करो। तो वो उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखिए हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल कैंडिडेट जो है, एक सिंगल बंदे को, एक सिंगल वोटर जो है एक सिंगल कैंडिडेट को ही वोट दे सकता है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगी वो जीत जाता है, ठीक है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि इवन लेस देन 1/3 वोट से भी पोल होते हैं तब भी लोग जीत जाते हैं। कहने का मतलब 1/3 वोट भी अगर किसी को मिल गया तब भी वो बंदा जीत जाता है। और कहने का मतलब वो जो है, जो जीता हुआ है उसके पास 1/5 ऑफ रजिस्टर वोटर से भी कम वोट्स होती हैं, 1/6 ऑफ पॉपुलेशन से भी कम वोट होती है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत कम वोट पाने पर भी जो है कैंडिडेट जीत जाते हैं। अच्छा, एक फिगर्स देते हैं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट है वहाँ पर, वहाँ की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी एवरेज पॉपुलेशन 18 लाख थी, और जो सदर्न स्टेट थे उनकी एवरेज पॉपुलेशन 16 लाख थी। लेकिन वो कहते हैं कि केवल 12 लाख जो वोट्स अगर सिक्योर हो जाती थी तो सीट एक मिल जाती थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ चाहे जितने ज़्यादा वोट हो, चाहे किसी की जगह पर कम वोट हो, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स पड़ती हैं या जो नंबर ऑफ वोट्स मिलती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसकी क्या सीट रहेगी। तो इस हिसाब से तो, क्योंकि बहुत से लोग तो वोट देने ही नहीं गए, तो 1 पर्सन 1 वोट का तो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। तो यही लिए बताया जाता है कि इक्वेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन नॉट इसेंशियल, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए। दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि देखिए साउदर्न स्टेट ने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम किया है, सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ही नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनके यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने सोशल चेंज लेके आया, सोशल इंजीनियरिंग की, तो उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। उनको आप पेनलाइज करेंगे अगर उनकी सीट्स को आप ले लेंगे। उसके बाद में फिजिकल ट्रांसफ़र की बात होती है, पैसे की बात होती है। ये तो हो गया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पैसे की बात आ जाते हैं। पैसे की बात में क्या है कि भाई जो फाइनेंस कमीशन होता है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट को, एमंग स्टेट। आपको पता है ना, जो सेंट्रल का जो रेवेन्यू होता है टैक्स में, उसमें हिस्सेदारी होती है स्टेट की। तो हर एक स्टेट को कितना पैसा मिलेगा उस पर उनकी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। और एक दूसरा फैक्टर होता है कि पर कैपिटा इनकम। दो चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम, जिसमें पर कैपिटा इनकम का शेयर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर किसी स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो उस स्टेट को सेंट्रल रेवेन्यू में से बहुत ही कम हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि आपकी पर कैपिटा इनकम भाई ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपकी ज़्यादा एबिलिटी है, तो आपको भाई क्यों ज़रूरत है।
तो 13th फाइनेंस कमीशन तक क्या होता था कि भाई 1971 का सेंसस यूज होता था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन में, जो कि 2015 के बाद से लागू हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करिए, आप 1971 का सेंसस तो यूज ही करिए, उसके साथ ही साथ जो करंट डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उनको भी कंसीडर करिए। तो उसके हिसाब से जब उन्होंने करंट डेमोग्राफिक भाई चेक किया, तो उसके हिसाब से तो जो है पॉपुलेशन साउथ इंडियंस की कम थी, नॉर्थ इंडियंस की ज़्यादा थी। तो नॉर्थ इंडियंस को जो है ज़्यादा पैसा मिल गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात, हमने फिजिकल वाली बात कर ली, तो अब देखिए, जब दो मेजर्स लिए जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा किसी स्टेट को हेल्प देने के लिए, और दोनों में साउदर्न स्टेट का नुकसान हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन कम, दूसरी उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, तो उनको तो इस बात के लिए पेनलाइज किया जा रहा है कि उन्होंने अच्छी ग्रोथ क्यों की। वहीं पर नॉर्दर्न इंडिया को इसलिए भाई ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, उनको तो अवार्ड दिया जा रहा है कि नहीं, आपने पॉपुलेशन बढ़ाई, आपके यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, तो आप अच्छा ज़्यादा पैसा ले लीजिए। तो इस तरीके से तो कोई भी स्टेट जो है वो परफॉर्म ही नहीं करना चाहेगा। तो यही बात जो है जो राइटर हैं वो बताते हैं कि देखिए, साउदर्न स्टेट का जो है हिस्सा जो है वो 21% से 15% डिक्लाइन हो गया है, और जो नॉर्दर्न स्टेट है उनका जो हिस्सा है वो 51% से 53% पर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से। और 15th फाइनेंस कमीशन में तो सरकार ने बोल दिया है कि अब एक काम करिए, आप जो नया सेंसस आएगा 2011 का सेंसस, उसके हिसाब से जो है एलोकेट करिएगा, तब तो फिर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पॉलिटिकल लॉस, रेवेन्यू लॉस में ट्रिगल फेडरल टेंशन, तो ये ज़रूरी है कि हमें जो है सारी चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो कार्बन इमिशन से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक की आप एक थीम ये समझ लीजिए कि इसमें राइटर बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरीके से अपने अंदर इम्बाइब करें, उस प्रॉब्लम को अपने अंदर बिल्कुल समझें, उसको अपने सिस्टम में लेके आएं, तब जाके हमारे जो एफर्ट्स हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं वो सीरियसली अचीव हो पाएंगे। तो इसको वो बताते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, पॉली क्राइसिस। आइए अपने नोट्स में देखते हैं। ये टर्म दिया जाता है, पॉली क्राइसिस टर्म दिया जाता है एडम टूल्स के द्वारा। और ये पॉली क्राइसिस का मतलब, क्राइसिस तो है, पॉली है, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टी फेसेट फैक्टर्स हैं। इसको बोलते हैं कि इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और एनर्जी हमारी फॉसिल फ्यूल्स है, तो वो तो हमारी हेल्थ को भी असर करेगी। ठीक है, और उससे जब क्लाइमेट चेंज होगा तो पता चलेगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएंगी, हमारा फूड लॉस हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। फूड प्रोडक्शन में जब कमी आएगी तो फिर जहाँ पर फूड का शॉर्टेज होगी, डिफिसिट होगा, वहाँ से लोग सरप्लस वाले माइग्रेशन होगा वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप एक चीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गलत एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो या फिर अपने प्रोडक्शन में हो, तो आपको उसके गलत रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और देखिए कितने डायमेंशंस में इस चीज़ का इफेक्ट होगा अगर आप एक डायमेंशन को गलत तरीके से टच करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बताने की कोशिश हो रही कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कोई एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कॉम्प्लिकेटेड नेट है, और ये इंटरकनेक्टेड है। और अगर इनका हमें सोल्यूशन लाना है तो वो सोल्यूशन भी हॉलिस्टिक होना चाहिए, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज शामिल होनी चाहिए। कहने का मतलब, इंडस्ट्री के लोगों की भी प्रायोरिटी शामिल होनी चाहिए, उसमें फार्मर्स की भी, हाउस होल्ड्स की भी। तो इस तरीके से अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बात करते हैं। अभी अभी हो गया कि फिजिकल चेंज भी हो रहा है। अब फिजिकल चेंज मतलब कि सी वाटर लेवल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ रही, तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेंज हो रही, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अब आगे राइटर क्या बताते हैं, आगे राइटर बताते हैं कि हमें एक न्यू इकोनॉमी की ज़रूरत है जो कि सेंसिटिव टू प्लैनेट हो। हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि कार्बन फ्लो को कंसीडर करें। जैसे हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इवॉल्व किया, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हुआ, हमें नई नई जॉब्स हमने क्रिएट की, स्टार्टअप्स क्रिएट किए, नई सर्विसेज क्रिएट की,
उसी तरीके से हमें एक कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके क्या होगा कि इसी के अराउंड हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, जिससे हम कार्बन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, इन सब में किस तरीके से कार्बन जनरेट हो रहा है। कहने मतलब एक ह्यूमन कितना अम, वो जनरेट कर रहा है कार्बन, एक एनिमल कितना जनरेट कर रहा है, ह्यूमन की जो है फार्मिंग या ह्यूमन की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कितना फ्लो कर रही है, पंचायत में कितना कार्बन हो रहा है। तो इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पॉली क्राइसिस को। पहला स्टेप होता है मेजरमेंट का, और मेजरमेंट लीड्स टू अकाउंटिंग। अब यहाँ पर अकाउंटिंग की बात होगी। अब आप समझिएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग समझते हैं ना, जिसमें पैसा लेन देन की बात होती है। तो इसमें कार्बन अकाउंटिंग की बात होने वाली है, और एक नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं राइटर, कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें जो है किसी भी कंट्री में कितना कार्बन आ रहा है, कितना कार्बन यूज हो रहा है, उस कंट्री के द्वारा कितना कार्बन एमिट किया जा रहा है, उसके रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा कितना कार्बन जो है स्टॉक किया जा रहा है। इन सब चीज़ों का एक जो है बुक होनी चाहिए। उस बुक में इन सब का अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, इन सब की डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यही बात कहते हैं कि एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाहिए टू बैलेंस द कार्बन बुक्स। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल बैलेंस शीट, वी शुड हैव अ कार्बन बैलेंस शीट। और जिस तरीके से हम एक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, प्रत्येक पंचायत को, प्रत्येक स्टेट को अपना कार्बन टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इवन प्रत्येक ह्यूमन को भी, प्रत्येक जो सिटीजन हो उसको भी अपना कार्बन टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या करते हैं, आपके पास जितना पैसा आया, आपने कितना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया और कितना पैसा खर्चा किया, और फिर सरकार उसके ऊपर डिसाइड करती है कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सारी डिटेल्स हो, और फिर कार्बन टैक्स के रूप में लोगों से या फिर जो भी एंटिटीज हैं, चाहे वो पंचायत हो, हमने बात की, चाहे स्टेट हो, इन एंटिटीज से उसका कंपनसेशन लिया जाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सही तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे। क्योंकि मनी, देखिए मनी अकाउंटिंग में क्या होता है, मनी अकाउंटिंग में होता है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, फ्रॉम एक बंदा जो लेबरर है वहां से लेकर और आरबीआई तक एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मनी फ्लो का सिस्टम है, पता रहता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया। बेसिकली हम एक आइडियल सिचुएशन आप समझ लीजिए कि पता रहता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया और कितना पैसा दूसरे अकाउंट में गया। तो उसी तरीके से जो कार्बन है उसका भी उसके स्टॉक और फ्लो का, कहाँ पर कितना कार्बन है और कहाँ से कितना कार्बन फ्लो हो रहा है, इसका हमें ग्रैनुलर लेवल पर, मतलब कि बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल पर, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल पर, ग्रैनुलर लेवल पर हमें अगर जानकारी होगी कि कहाँ पर कितना कार्बन है, कितना कार्बन फ्लो हो रहा है, तो हम प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स सिस्टम को लागू कर पाएंगे। उससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स सिस्टम से हम पेनलाइज कर पाएंगे जो लोग ज़्यादा लार्ज बायर्स, अब यहाँ पर ऑफ पेट्रोल होना चाहिए, सॉरी, लार्ज बायर्स ऑफ पेट्रोल है, ठीक है, मोर देन एवरेज कंज्यूमर्स। ठीक है, जो लोग ज़्यादा पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा कार्बन टैक्स लगना चाहिए। तो वाया कार्बन अकाउंटिंग जो है, कंपनीज क्या करेंगी कि वो कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं और ऑफसेट कर रही हैं कार्बन को, इसका ख्याल रखेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग है, ये क्या करता है, ये मैंडेटिंग कार्बन बुक्स, ठीक है, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये मैंडेट करता है, कंपलसरी करता है कि जो है कार्बन के एमिशन को, कार्बन के स्टॉक को, कार्बन की बुक्स को मेंटेन किया जाए। और उसके साथ ही साथ ये हमारे टारगेट को सेट करने में हेल्प करता है, प्रिडिक्शंस में हेल्प करता है, फ्यूचर एमिशन के रिडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, नेशनल कार्बन बजट होना चाहिए, कार्बन जीडीपी होनी चाहिए कि किसी कंट्री ने कितना कार्बन जनरेट किया, उसका भी जीडीपी होना चाहिए। ठीक है,
और इस जीडीपी में क्या होना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी को कार्बन इमिशन से, इस चीज़ का भी इस जीडीपी में जिक्र होना चाहिए। तो बताया जाता है कि जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग है, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग एक पॉली सोल्यूशन है टू पॉली क्राइसिस, ठीक है, कैन हेल्प इंडिया टू टारगेट नेट जीरो इमिशन बाय 2070, ठीक है। ऑल्सो न्यू लाइवलीहुड्स एंड न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हमें जो है, अगर देखिए, अगर आप कार्बन जीडीपी, कार्बन टैक्स, ये सब इम्प्लीमेंट होता है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उसके साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमी है और हमारी सोसाइटी है उसको हम एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली, जिसकी मोदी जी बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की, उस तरीके से ऑर्गेनाइज की बात हो रही है। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, जिसमें जीडीपी हो, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एक अल्टरनेटिव भी सजेस्ट किया जा रहा है उसी के साथ ही साथ। अब इस जीडीपी वाले में शुड इंक्लूड द कार्बन जीडीपी, ठीक है। डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी शुड गो हैंड एंड हैंड। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट चल रहा है और जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो इस पूरे जो हमारा टॉपिक था, इस पूरे टॉपिक में हमने कुछ नए नए एंगल से देखा कि कार्बन इमिशन को किस तरीके से हम ज़्यादा रोक सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बताया है, जब भी हम अपने आंसर्स में इस चीज़ को लिखेंगे तो हम बता सकते हैं कि एक नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर कार्बन टैक्स रिटर्न फाइल हो, कार्बन जीडीपी की बात कर दीजिए, और जो है कार्बन अकाउंटिंग की बात कर दीजिए। तो ये एक नया एंगल है कार्बन इमिशन को देखने का। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन्स कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट। तो अब इस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि अभी जो वुमेन्स रिजर्वेशन का जो बिल था वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, और अब जो है महिलाओं को पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% ऑफ सीट्स, 1/3 ऑफ सीट्स उनको रिजर्व्ड उनकी रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये बताते हैं और ये पता ही है कि इससे पहले जो पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते थे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो इसके द्वारा जो ग्राम पंचायत हैं और म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वहाँ पर 1/3 जो है रिजर्वेशन ऑलरेडी है वहाँ पर। आपको पता है आर्ट, जैसे ये अगर बात करें हम पंचायत की, तो आर्टिकल 243D है, इसको आप देख लीजिएगा, ये है, यही एक्ट है, वो आर्टिकल है 243D जो है ये पंचायत में, और 243T ये जो है म्यूनिसपैलिटीज़ में जो है महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, और इसमें जो है 1/3 आरक्षण है एज ए प्रधान और एज ए चेयरपर्सन, एज ए मेंबर, सब में, ठीक है। और अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो है, अब हम अपने नोट्स में एक बार जरा देख लेते हैं। वो जो जो भी टोटल सीट्स हैं वो सबसे पहले तो जैसे SC ST के हिसाब से जो है डिवाइड हो जाती हैं, फिर OBC का कोटा होता है, जनरल का कोटा होता है। उसके बाद में हॉरिजेंटल में क्या होता है कि इसमें जो है वीमेंस को, वेटरन्स जितने जैसे सिपाही होते हैं, सॉरी आर्मी के होते हैं, या डिसेबल्ड आदमी, हैंडीकैप्ड हो गया या ट्रांसजेंडर हो गया, तो उनको जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी मिलता है कि जैसे 30%, 20%, 10%, इस तरीके से। और ये ऑलरेडी डिवाइड है कि जैसे OBC को 27% मिल गया, ठीक है, SC को जो भी परसेंटेज हो वो मिल गया है, फिर ST को भी इतना परसेंटेज, जनरल के लिए 50%। तो 50% लेकिन हमेशा रहता है रिजर्वेशन में, ठीक है।
ये आप यहाँ पर जो है इंदिरा साहनी केस 1993 का भी जो है जिक्र कर सकते हैं कि 1993 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का कोटा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है वहाँ की जो है जॉब्स में। लेकिन उसके लिए ये बताया गया है कि जो 9th शेड्यूल है उसमें इस रिजर्वेशन को डाल दिया गया है, यानी कि 9th शेड्यूल में अगर कोई भी स्टेट अपने रिजर्वेशन को डाल देता है तो वो किसी भी तरीके के जुडिशियल रिव्यू से या फिर किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उससे बाहर हो जाता है। यानी कि उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिसके लिए कि हम अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का उत्थान करना चाहते हैं, उनको ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो हम कोई कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जिससे जो है कुछ मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे भाई अगर वीमेंस को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं या फिर डिसेबल्ड को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी तो है उनके लिए जो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जायज़ है। ठीक है, तो आप देखिए इसी में जो है ये आर्टिकल 16 सब आर्ट क्लॉज जो है 4, इसको जान लीजिए, ये वर्टिकल जो है रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है। और आर्टिकल 15(3) जो है ये वीमेंस के रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन को जो है सपोर्ट करता है। इसी में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो सोशियो इकोनॉमिक या अदर बैकवर्ड जो है क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए भी बताता है। ठीक है, अब एक केस है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी कैंडिडेट हो अगर उसके अंदर पोटेंशियल है जनरल कैटेगरी में जाने का, कहने मतलब अगर कोई कैंडिडेट है और अगर उसके इतने नंबर आ रहे हैं किसी एग्जाम में कि वो जनरल कैटेगरी में पहुंच जा रहा है, और जनरल कैटेगरी के हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी कहने मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो विकलांग है या वो महिला है तो वो जनरल कैटेगरी में जा सकती है और वहाँ की जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है उसके द्वारा। तो इस बात को सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में कहा गया था। आप देखिए क्या महिलाओं के जो रिजर्वेशन का क्या नतीजा रहा है इस ग्राम पंचायत वाले जो और जो म्यूनिसिपैलिटी वाला जो सिस्टम है इससे क्या एक्सपीरियंस निकला है। तो एस्थर डुफ्लो ये वही हैं जिनको जो पिछली बार इकोनॉमिक्स का जो है वो मिला था नोबेल प्राइज़। और राघवेंद्र चटर्जी ने कुछ स्टडीज़ की और उन्होंने पाया कि जो महिलाएं लीडर्स हैं, जो ग्राम प्रधान हैं या म्यूनिसिपैलिटी में जो है वो चेयरमैन हैं, तो वो लोग जो है पब्लिक गुड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक एजुकेशन में, सैनिटेशन में, रोड में। और उनकी वजह से जो है वीमेंस का पार्टिसिपेशन मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी मिक्स्ड आउटकम्स हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो वीमेंस लीडर होती हैं उनका वो इतना एक्टिव नहीं रह पाती हैं किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में, और कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर रहता है। ये मिक्स्ड है, ये मतलब कि रिपोर्ट के द्वारा, लेखक के द्वारा बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वीमेंस का जो रोल है वो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट है और डिफरेंट वुमेंस के लिए भी डिफरेंट है। ठीक है, हर एक वुमेन का इम्पैक्ट उसके कार्यक्षेत्र में अलग अलग रहता है। तो अब ये बताते हैं कि फिर आगे इन्होंने बस यहीं से बात ख़त्म कर दी कि अब इस आर्टिकल से आपको क्या पता चला। इस आर्टिकल से आपको सिर्फ इतना पता चला कभी लाया हुआ है, ये इससे पहले भी लाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और वहाँ पर था, हमारे जो है पार्लियामेंट में और लेजिस्लेशन में नहीं था, जो कि अब लागू हो जाएगा। और इसके बड़े ही मिक्स्ड आउटकम्स रहे हैं जो ग्राम पंचायत में लागू था। तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन से जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये नहीं लिखना है, लिखना यही कि हाँ होगी। ठीक है, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल देख लेते हैं कास्ट सेंसस रिलेटेड। आपको पता है कि बिहार में, क्योंकि बड़े न्यूज़ में चल रहा है, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है और वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े शॉकिंग थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ थी वो अभी तक कहने का मतलब नया जो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स थी उनको आइडिया नहीं था कि इतनी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो ईबीसी कैटेगरी है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, उसमें जो है अराउंड 37% के आसपास जो है ये ईबीसीज हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है। तो ये बताया जा रहा है कि अब वहाँ की जो पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अब पॉलिटिक्स क्या करना होगा पॉलिटिशियंस को कि हो सकता है कि रिजर्वेशन की मांग आए
या कोई स्पेशल बेनिफिट्स की मांग है इस कम्युनिटी के द्वारा, तो इसी बात हो रही। अब देखिए कास्ट सेंसस अपने यहाँ होता है कि नहीं होता है ये जानना है। पहली तो बात, अपने यहाँ कास्ट सेंसस नहीं होता है नेशनल लेवल पर, ठीक है। सेंसस होता है जो कि सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा को इंक्लूड करता है, कहने मतलब कि जेंडर को, एज को, एजुकेशन को और कार्य क्षेत्र में शिक्षा को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, रूरल अर्बन इस तरीके की चीज़ों को सेंसस जो है वो इंक्लूड करता है। आप सबसे पहले सेंसस जो है 1872 में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के द्वारा, आपको पता ही है। उसके अंदर 1881 से उसको कंटिन्यू किया गया, ठीक है। 1931 तक जो है, और हाँ, जब ये जो सेंसस हो रहे थे इनमें कास्ट को इंक्लूड किया जा रहा था, लेकिन 1931 के बाद में, अर्थात जब 1941 में सेंसस हुआ होगा, तो उसमें कास्ट सेंसस को एक्सक्लूड कर दिया गया, उसमें सिर्फ नॉर्मल सेंसस कराया गया। तब से जो है नॉर्मल सेंसस ही होता है, कास्ट सेंसस नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसमें रूरल का डेटा, अर्बन का डेटा और कास्ट बेस्ड डेटा। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक सेंसस क्या है? सोशो इकोनॉमिक सेंसस है मतलब कि जो लोग हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, या कास्ट वाइज उनकी सोशो इकोनॉमिक क्या कंडीशंस हैं, वो समाज के हाशिए पर हैं कि मेन स्ट्रीम में हैं, ठीक है। उनके पास मोबाइल है, उनके पास बाइक है, कार है, एग्रीकल्चर लैंड है, ट्रैक्टर है, कॉमर्शियल लैंड है, घर है, पक्का घर है, हाउस, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, समझे। ये सारी इकोनॉमिक उनकी स्ट्रांगनेस, उनकी सोशल कंडीशंस क्या हैं, इस सबको सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस में 2011 में इंक्लूड किया गया। इसको करवाने का रीज़न ये था कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम थी, जैसे कॉलोनी प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जिसको बोलते हैं, बहुत सारे, जैसे उज्ज्वला स्कीम प्रोवाइड करानी थी, या पीएम किसान का प्रोवाइड कराना है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो स्कीम चलती है जिसमें राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के जो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया था। लेकिन सरकार ने रूरल और अर्बन का डेटा तो दे दिया था पब्लिक डोमेन में, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस का डेटा डोमेन में नहीं दिया गया था। क्यों? सरकार ने बोला कि जो कास्ट है, नंबर ऑफ कास्ट हैं, वो 41 लाख से ज़्यादा कास्ट हैं सेंसस के हिसाब से, जो कि बड़ा एस्टोनिशिंग था। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देखिए क्या है कि ये सीधे सीधे डिस्क्रिपेंसी थी सेंसस को करने वालों की और उसके साथ ही साथ डेटा बताने वालों की। कि कई बार ऐसा होता है, जिससे कोई सपोज दैट कि यादव बिरादरी का है, या सपोज दैट वो लोहार है जो कि ओबीसी है वो, ठीक है, तो वो अपने नाम के आगे हो सकता है लोहार ही लगाता हो, तो वो तो एक अलग जाति हो गई, ओबीसी एक अलग जाति हो गई, तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो सेंसस और कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डिफरेंस क्या है। तो इसमें डेमोग्राफिक डेटा होता है, इसमें बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशो बैकवर्डनेस देखी जाती है, ठीक है। अभी आर्टिकल 15(4) क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव्स देख लेते हैं। जब अगर आप हम लोग जैसे पूरी कंट्री में बहस चल रही है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अगर कास्ट सर्वे होता है और अब पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो सबसे पहले निगेटिव्स देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे ही इतनी आइडेंटिटीज़ में, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ में, रीजनल आइडेंटिटीज़ में, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ में, एथनिसिटी में, कलर में ऑलरेडी डिवाइडेड है। अब कास्ट में तो ऑलरेडी डिवाइडेड है ही है, एक वर्ण सिस्टम तो चल ही रहा है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी तो है ही है। लेकिन अब उससे भी सब कास्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब लोहार हो गया, ओबीसी में कौन कौन आता है भाई, लोहार हो गया, ठीक है, सोनार हो गया, गुप्ता हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कास्ट हैं। तो अब इनकी भी सब कास्ट होंगी, उसमें तो कितना सोचिए, कितना जो ये एक स्पिरिट है वननेस वननेस की, ब्रदरहुड की, तो ये डिस्ट्रॉय होती कि नहीं होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद में बताइए, जो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा वो सोशियो इकोनॉमिक डेटा फॉरवर्स फॉरवर्स मूवमेंट फॉर रिजर्वेशन। अब देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का डेटा ऐसा निकल के आया कि देखिए ये कास्ट तो जो है अभी तक पता ही नहीं थी और ये बहुत पीछे है, तो वो लोग एक मूवमेंट कर देंगे, उन
कहेंगे कि नहीं अब हमको रिजर्वेशन चाहिए, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। पॉपुलिस्ट डिमांड, जो लार्ज पॉपुलेशन सेक्शन होगा वो ज़्यादा पॉपुलिस्टिक डिमांड्स करने लगेगा, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो नैरो ग्रुप हो गया वहाँ पर, ठीक है, एक जो पॉपुलिस्ट ग्रुप हो गया और एक नैरो ग्रुप हो गया, तो जो नैरो ग्रुप हो गया कई बार उसके कंसर्न्स को ऐसा है कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है। पॉजिटिव में देख लेते हैं भाई, एंड जब कास्ट सिस्टम होगा तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल जाएगा, बैकवर्डनेस का पता चल जाएगा, और फिर उसकी जो है हम लोग उसी हिसाब से कि किस कास्ट की या सब कास्ट की बैकवर्डनेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ओबीसी में क्या होता है, या फिर किसी और एससी में क्या होता है कि कुछ कास्ट, कुछ सब कास्ट हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं जो कि ऑलरेडी रिच हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है, वो लगातार रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के जो है बेटे, उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स। अब चूंकि रिजर्वेशन का रियल मीनिंग ये है कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए जिनके पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए। सिर्फ कास्ट बेस ही ना हो, रूरल और अर्बन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। तो ये हो गए पॉजिटिव और निगेटिव्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के आज का एडिटोरियल डिस्कशन था। आज हमने जो है 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक वुमेंस के रिजर्वेशन बिल से संबंधित डिस्कस कर लिया है, दूसरा डिस्कस किया था कि साउथ, जो साउदर्न स्टेट हैं, किस तरीके से जो अगर रीलोकेशन ऑफ जो है सीट्स होता है तो किस तरीके से उनका नुकसान होगा, उनका फिजिकल भी नुकसान होगा और उनका पॉलिटिकल भी नुकसान होगा, ठीक है। उसके बाद में पॉली क्राइसिस के बारे में देखा था हमने कि पॉली क्राइसिस क्या है, जो मल्टीपल फेसेट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, और उसके लिए एक हॉलिस्टिक जो है वो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, और फिर ये देख लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और इसका टेलीग्राम चैनल जो है मेएंडरिंग मॉन्क है, @meandering monk करेंगे तो उस पर जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।